गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ राजेश शेरियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस क्विकली लुक एट व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। हमने कल पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो नहीं फॉलो कर सकता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डेविएशन, है ना। एजियोट्रोप देखेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप देखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सारे टॉपिक को देखेंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैक बोर्ड में एजियोट्रोप आया हुआ है क्वेश्चन बहुत बार, और सीबीएसई में मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई। जैक बोर्ड के लिए एजियोट्रोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा एजियोट्रोप इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रोप क्या होता है, एजियोट्रोप कितने प्रकार के होते हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पॉजिटिव डिविएशन किसको कहते हैं और नेगेटिव डिविएशन किसको कहते हैं ना। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता था उसका डेल्टा भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता था और उसका डेल्टा एच भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता था। अब यहाँ बात समझने वाली है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो आप लोगों को क्लास 11th क्लास 12th डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 आपको बताया गया कंटिन्यूटी में। जब भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इसका मतलब दोनों हो सकता है, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है मतलब पॉजिटिव, और डेल्टा वी लेस देन जीरो भी हो सकता है मतलब नेगेटिव। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब जीरो नहीं है, मतलब जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो से छोटा भी हो सकता है। और डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव के लिए, और डेल्टा एच लेस देन भी जीरो हो सकता है नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो अपन को देखना है पॉजिटिव डिविएशन किसको बोलते हैं और नेगेटिव डिविएशन किसको बोलते हैं। तो दैट सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर इज हायर देन प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ इज नोन एज पॉजिटिव डिविएशन। देखो, नॉर्मल कोई भी गैस अगर बिहेव करता आइडियल गैस की तरह तो वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता और उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता। वैसा सॉल्यूशन, वैसा घोल जिसका वेपर प्रेशर ओरिजिन जो रॉल्स लॉ में प्रिडिक्ट किया जा रहा था, कि रोल्स लॉ क्या था, रोल्स लॉ था कि पी इज इक्वल टू या P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू काई ए, यही था ना। जहाँ पर ये क्या था तुम्हारा प्रेशर था, ये था वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रोल्स लॉ में वेपर प्रेशर या प्रेशर हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल सकते थे, ये हमको पता था। तो रोल्स लॉ में जितना प्रेशर आता, अगर उससे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा प्रेशर का वैल्यू आ रहा है या उससे ज़्यादा वॉल्यूम का वैल्यू आ रहा है या उससे ज़्यादा हीट इंथैल्पी का वैल्यू आ रहा है तो उसको पॉजिटिव डिविएशन कहेंगे। ऐसे ही समझो ना, पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा वैल्यू आएगा। रोल्स लॉ से जो वैल्यू निकाल रहे हैं उस वैल्यू से सब चीज़ का वैल्यू ज़्यादा आएगा। सर क्या चीज़ का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, हीट इंथैल्पी का। तो दैट सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर हायर है देन प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। मान लो ना कि मैंने मान लो ए स्टूडेंट है, उसका परसेंटेज पिक किया कि क्लास 12th बोर्ड में वो 80% लाएगा। अगर वो 90% ला देता है तो उसको पॉजिटिव डिविएशन बोलेंगे, और अगर वो 70% ला देता है तो उसको हम लोग नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, परसेंटेज की जगह वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है। ठीक है, अब प्रेशर किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो हम लोग को पता है कि गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस, देखो, वेपर प्रेशर मतलब वेपर बनना है, भाप बनना है। अगर कोई दो सॉलिड है ए और बी के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, मतलब वो सॉलिड है। अच्छा, गैस में क्या होना पड़ता है, गैस में जो मॉलिक्यूल्स है और दूर दूर हो जाते हैं ना, गैस में जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना होता है। तो अगर किसी सॉलिड या किसी लिक्विड को अगर हमको गैस बनाना है तो उन दोनों के बीच में दूरी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, कम। तो अब देखो, वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, वेपर प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा, वेपर प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा है मतलब भाप ज़्यादा बन रहा है, भाप ज़्यादा बन रहा है मतलब दोनों ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन है, वो बहुत ही घटिया वाला है, कम है। तभी तो वो गैस बन जा रहा ना, वेपर बन जा रहा है, और वेपर के बीच में इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल फालतू होता है, वीक होता है। तो वही बोल रहा है, इन पॉजिटिव डिविएशन ए बी का जो इंटरेक्शन है वो
वीकर होता है, घटिया होता है एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन। सर ये क्या ए और बी बी बता रहे हैं? तो देखो हुआ क्या, हम लोग मान लो कोई ए और कोई बी, कोई दो हम लोग लिक्विड लिए, ठीक है, ए और बी दो लिक्विड लिए। तो ए का लिक्विड का भी मॉलिक्यूल्स बहुत सारा होगा, मतलब ए के मॉलिक्यूल्स और ए के मॉलिक्यूल्स बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर सिर्फ बी है, तो बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर हम इन दोनों को मिला दें और सबको एक ही बीकर में डाल दें, तो अब जो इंटरेक्शन बन जाएगा वो किसके किसके बीच में बन जाएगा, ए का मॉलिक्यूल और बी के बीच के मॉलिक्यूल में। तो पॉजिटिव डिविएशन होने के लिए वेपर प्रेशर ज़्यादा होना पड़ता है। वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के लिए दोनों के बीच में इंटरेक्शन वीक होना चाहिए। तो वही बोल रहा है ए बी, मतलब मिलाने के बाद ए बी का जो इंटरेक्शन है वो वीक होगा ओरिजिनल वाले से। ओरिजिनल में क्या था, ए का इंटरेक्शन या बी बी का इंटरेक्शन, ठीक है। अच्छा, प्रेशर रिलेशन यहाँ मैं खाली छोड़ रखा हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है कि पॉजिटिव डिविएशन में प्रेशर क्या आएगा। तो देखो हम लोग पढ़े हैं ना कि पी ए इज इक्वल टू होता है पी नोट एक आई ए, यही पढ़े हैं ना। लेकिन अगर ये इज इक्वल टू हुआ तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। अगर वो लेस देन हो गया तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। तो चूंकि ये पॉजिटिव डिविएशन है तो जो प्रेशर आएगा वो ग्रेटर देन पी नोट एक आई ए आएगा। क्लियर है? यहाँ पर प्रेशर रिलेशन क्या हो जाएगा, पी नोट ए काई ए, सॉरी काट के लिखते हैं, यहाँ पर जो प्रेशर रिलेशन आएगा वो आएगा पी ए इज लेस देन पी नोट ए काई ए, इस तरीके से, है ना। वॉल्यूम रिलेशन क्या आएगा, वॉल्यूम रिलेशन मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मैंने खुद नहीं लिखा है इसलिए हाथ से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम रिलेशन क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम इज लेस देन जीरो, ठीक है। चेंज इन हीट, हीट इसमें बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाता है और हीट भी बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर चेंज इन हीट डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पर चेंज इन हीट लेस देन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव डिविएशन है तो लेस देन जीरो होगा। एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। ये याद रख लो तुम लोग कि जब भी इथेनॉल और एसीटोन को हम लोग मिलाते हैं तो इथेनॉल जब अकेला था, ठीक है, मान लो C2H5OH इथेनॉल है, अकेला जब था तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जब तो मतलब सिर्फ और सिर्फ मान लो इथेनॉल था, अल्कोहल था, तो ये ए मान लो इसको, तो ए के बीच में ही बॉन्डिंग था क्योंकि सिर्फ इथेनॉल था अलग से, और इधर एसीटोन था अलग से, है ना। तो बी के बीच में बॉन्डिंग था। लेकिन जब इथेनॉल और एसीटोन को मिला देते हैं तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था ए के बीच में उससे वीक बन गया ना, क्योंकि अब कोई भी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहता है वो टूट जाता है, तो बॉन्डिंग टूट गया, है ना। तो जाहिर सी बात है वीक इंटरेक्शन हो जाता है। तो आपको याद क्या रखना है मोटे तौर पर कि पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, प्रेशर पॉजिटिव है मतलब ये ज़्यादा परसेंटेज लाएगा ना, ज़्यादा परसेंटेज लाएगा मतलब पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर हाइयर होता है एज कम, जो प्रिडिक्ट किया गया था रॉल्स लॉ के द्वारा। पॉजिटिव डिविएशन में ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो वीक रहता है ए और बी बी के बीच में। प्रेशर रिलेशन क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए होगा। वॉल्यूम रिलेशन क्या होगा, वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जीरो होगा। चेंज इन हीट रिलेशन क्या होगा, चेंज इन हीट ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो होता है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नेगेटिव डिविएशन किसको बोलते हैं, दैट सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर लो आएगा एज प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। इसमें पॉजिटिव डिविएशन में ए बी के बीच में इंटरेक्शन वीक हो जाता था, इसमें ए बी के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर हम उसको कंपेरिजन करें ए और बी के बीच में। प्रेशर रिलेशन क्या आएगा, तो उसको लिखेंगे पी ए इज लेस देन पी नॉट ए काई ए। वॉल्यूम रिलेशन क्या आएगा, नेगेटिव डिविएशन है तो लेस देन जीरो, और हीट रिलेशन क्या आएगा, नेगेटिव डिविएशन है तो लेस देन जीरो। चेंज इन हीट का क्या होगा, चेंज इन हीट का होगा लेस देन, चेंज इन हीट इज लेस देन जीरो। एग्जाम्पल क्या है, फेनॉल और एनिलीन। शुरू में इसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले ही से रहता अलग अलग में, इथेनॉल में है और एसीटोन में, लेकिन जब दोनों को मिला देते तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है। इसमें जस्ट उल्टा होगा, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जब मिला देंगे तो दोनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। अब बात आता है एजियोट्रोप किसको कहते हैं। देखो एजियोट्रोप समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं। देखो पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन जैक बोर्ड में आने की चांस होती है लगभग 20%। सीबीएसई में आने के जो चांस हो जाता है वो हो जाता है 50%। तो सीबीएसई के लिए ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका एग्जाम्पल 1 मार्कर में भी पूछे गया है ना।
मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, यही एकदम एग्जांपल आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है उल्टे के रूप में, जैसे मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन सोज विच टाइप ऑफ बिहेवियर, पॉजिटिव डिविएशन या नेगेटिव डिविएशन, आंसर हो जाएगा पॉजिटिव डिविएशन। ये क्या शो करता है, नेगेटिव डिविएशन, है ना। एजियोट्रॉप्स किसको कहते हैं, एजियोट्रॉप्स, तो देखो समझाते हैं। हम दो लिक्विड का एग्जांपल ले लिए, क्या किसका एग्जांपल ले लिए, सपोज दैट मैंने दो लिक्विड का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। एक है वाटर, तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और एक मान लो मैंने ले लिया अल्कोहल, अल्कोहल, उसका जो बॉइलिंग होता है वो होता है 78.5 डिग्री से। तुमको याद नहीं रखना, ऐसा ही समझ लो, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग है ना। इसका भी बॉइलिंग टेम्परेचर अलग है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर अलग है अल्कोहल का 78.5 डिग्री सेल्सियस। अब एजियोट्रोप किसको बोलते हैं, वैसा घोल जिसमें मिला देने के बाद दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए। मतलब मान लो इसी केस में, अलग पिक्चर, इसी केस में अगर हम इस तरीके से इसका और इसका रेशियो ले ताकि दोनों का बॉइलिंग, मतलब वाटर का भी बॉइलिंग टेम्परेचर एक ही हो जाए, मान लो 80 हो गया, और अल्कोहल का भी बॉइलिंग टेम्परेचर 80 ही हो गया, वैसा प्रकार का सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप कहते हैं। फिर से समझो, दो अलग अलग कंपाउंड है तो दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन अब दोनों को इस तरीके से मिलाना या इस तरीके से मिक्सचर करना, या ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग नहीं सेम होता है, एकदम सेम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, उसको हम लोग एजियोट्रोप मिक्सचर कहते हैं। दैट सॉल्यूशन, वैसा घोल विच बॉयल्स एट टेम्परेचर, बताए ना, घोल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। तो देखो जनरली क्या देखा जाता है, मान लो ए और बी है, ए का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, और बी का है मान लो 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्या इस मिक्सचर को एजियोट्रोप बोलेंगे, सर नहीं, क्योंकि दोनों का अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर है। वैसा सॉल्यूशन जिसमें ए और बी दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस में दोनों बॉयल कर रहा है, तो वैसा सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एजियोट्रोप। मतलब दोनों का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो दैट सॉल्यूशन विच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एजियोट्रोप। एजियोट्रोप का और एक नाम क्या है, ये आप पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है ना, मिलाने के बाद इस तरीके से मिलाया जाता है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम। शुरू में अलग अलग होता है, दोनों का क्या हो जाता है, सेम। अब चूंकि दोनों का अगर बॉइलिंग टेम्परेचर सेम है तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोथ इन जैक बोर्ड एंड सीबीएसई की वाई एजियोट्रोप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं, डिस्टिलेशन का मतलब होता है साफ करने का प्रक्रिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब दो चीज़ को प्यूरिफाई करने का या अलग करने का प्रक्रिया अगर दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो है तभी हम लोग लगाते हैं दो चीज़ को अलग अलग करने में, जब दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है। सर कैसे, अरे मान लो ना कि ओरिजिनल एग्जांपल ले लो, मान लो कि ए था और बी था, ए का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट था, बी का 80 डिग्री सेल्सियस था। जैसे हम लोग गर्मी करना करेंगे तो सबसे पहले जो 80 डिग्री सेल्सियस वाला है वो उबल करके भाप बन जाएगा, तो जो बच गया वो 100 डिग्री सेल्सियस वाला हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कर देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। लेकिन एजियोट्रोप में तो अलग कोई बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं होता है, इस तरीके से कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है, चमत्कार हो जाता है कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम। ए और बी दोनों का, मतलब ए का भी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लो बी का भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो अब तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, इसलिए इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहा जाता है। और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, इसको रेड कलर से तुम लोग टिक कर लेना है ना, सेपरेट नहीं किया जा सकता। एजियोट्रोप दो प्रकार के होते हैं। एजियोट्रोप कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सर ये क्या होता है समझाइए। तो जिस तरीके से आपने एजियोट्रोप तभी समझा जब पहले मैंने एग्जांपल बता दिया कि दोनों का शुरू में जब अलग अलग था तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट था, मिला दिए तो अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, वैसा प्रकार का घोल को एजियोट्रोप कहते हैं। तो अब पहले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल से समझा देते हैं और मिनिमम का फिर आपको डेफिनेशन क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, मान लो मैंने इसमें पहले मैं मैक्सिमम का समझा रहा हूँ। मैंने मान लो इसमें वाटर रखा है, ठीक है,
और इसमें जो है इथेनॉल रखा C2H5OH। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है मान लो 78 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात? अच्छा, मान लो कि अगर हम दोनों को मिला दें, अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर को भी और इथेनॉल को भी दोनों को मिला दे रहे हैं और दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, और अगर दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर इससे और इससे दोनों से कम आ रहा, मान लो 70 आ जा रहा, 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर से भी कम हो गया और इथेनॉल से भी कम हो गया। सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंडिविजुअल से भी कम आ जाए, दोनों इंडिविजुअल से भी कम आ जाए, दोनों इंडिविजुअल से भी कम आ जाए, उसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग कहेंगे क्योंकि उसका वैल्यू कम आ गया है। अगर ज़्यादा आ जाए तो उसको हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर कहेंगे। क्लियर है? फिर से समझो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, है ना। देखो कैसे बताते समझा रहे तुमको। देखो फिर से समझा रहा हूँ। वाइट पेज है कहीं? चलो नहीं है तो देखो, मैंने क्या बोला, दो चीज़ मैंने लिया, मान लो ए और यहाँ पर लिया मैंने बी। ए का मान लो बॉइलिंग टेम्परेचर अब अलग अलग लेते, 150 डिग्री सेल्सियस। बी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों अभी अलग अलग है, दोनों को मिलाया नहीं गया है। अगर दोनों को एक में ही मिला दिया और जो घोल बना उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इन दोनों से कम वैल्यू में आ गया, मान लो 90 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया ना, मिनिमम हो गया ना, दोनों में तीनों में से ये मिनिमम है। तो वैसा मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और अगर दोनों में घोल दिए और दोनों से जो नया सॉल्यूशन बना उसका टेम्परेचर अगर सबसे मैक्सिमम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो यहाँ इथेनॉल और वाटर का एग्जाम्पल इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि ये आपको याद रखना, एनसीईआरटी में दिया, दो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे दिया, रट जाओ, मगअप कर लो फटाक से, है ना। नेक्स्ट देखो, आपका मिनिमम में एग्जाम्पल क्या दिया, नाइट्रिक एसिड और वाटर। तो मैंने क्या किया, एक में नाइट्रिक एसिड ले लिया HNO3, ठीक है, उसका मान लो 60 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग टेम्परेचर है, मान लो, मैं ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और एक तुम्हारा वाटर, उसका कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 60 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम दोनों को अगर घोला, एक ही में घोल दिए और अगर टेम्परेचर दोनों में से कम आ गया, फाइनल जो आ गया, फाइनल टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो दोनों में से क्या आ गया, दोनों में से कम आ गया, तो इसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग, फिर से मिनिमम बॉइलिंग का ही एग्जाम्पल हो गया। तो ये मिनिमम बॉइलिंग का एग्जाम्पल याद रखेगा, नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल सर इथेनॉल और वाटर का, तो इथेनॉल C2H5OH याद कर लेना, मैक्सिमम का एग्जाम्पल होता है इथेनॉल और वाटर, है ना, रट जाओ। वाटर को क्या लिख दिया, H2O। इसका मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान लो 120 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों को जब एक में ही मिला दिया जा रहा है और उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस आ जा रहा है, तो इन दोनों से सबसे अधिक है, इसलिए इसको हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहेंगे। चलो, तो दैट एजियोट्रोप विच सोज, देखो पहला पॉइंट तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा अभी, पहले सेकंड पॉइंट समझ में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच कंपोनेंट। वैसा प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें घोल बनाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है हर एक ईच कंपोनेंट से, ओरिजिनल कंपोनेंट से, उसको बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग बोलते हैं। और वैसा प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलाने के बाद जो घोल बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ईच कंपोनेंट से, उसको मिनिमम बोलते हैं। अब ध्यान दो बच्चों, बॉइलिंग मैक्सिमम और मिनिमम कब, मतलब कब बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा और कब घट जाएगा। अब देखो समझो, है ना, अगर ए और ए मान लो अगर ए और बी है, हम लोग पढ़े थे ना कि जब अकेला था तो ए के बीच में इंटरेक्शन था, और जब बी अकेला था तो बी के बीच में इंटरेक्शन था, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब जब एक दूसरे को मिला दिए तो अब किसके किसके बीच में इंटरेक्शन हो गया, ए और बी के बीच में। अगर ए और बी के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू ए और ए बी, तो सोचो इसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना रे, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम बेपनाह है। तो अगर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेपनाह है तो इसको तोड़ना, इन दोनों को जुदा करना काफ़ी मुश्किल वाला काम है।
अब हम लोग बॉयल करने का मतलब क्या होता है, सॉलिड को गैस बना रहे हैं या लिक्विड को गैस बना रहे हैं। तो लिक्विड को गैस बना रहे हैं मतलब दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गैस में ज़्यादा डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में। यानी अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसको बॉयल करना काफ़ी मुश्किल होगा, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो वही लिखा गया है कि वैसा एजियोट्रोप, ये थर्ड पॉइंट, फर्स्ट नहीं, पहले थर्ड बता रहा हूँ, सेकंड पॉइंट बोल रहा है थर्ड। वैसा एजियोट्रोप जिसमें ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू ए, और यहाँ बी बी कर दो, ए बी नहीं बी बी, है ना। वैसा इंटरेक्शन जिसमें ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू ए और बी, उसको हम लोग मैक्सिमम बोलेंगे। अरे जाहिर से बात है, अट्रैक्शन ज़्यादा, इंटरेक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा तुमको गर्मी देना पड़ेगा, तब हम लोग जुदा होगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, वीक होगा। चलो अब आते हैं पहला पॉइंट में, दैट एजियोट्रोप विच शोज लार्ज निगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ और वेपर लॉ। अरे सोचो सोचो सोचो, ये निगेटिव डिविएशन क्यों शो कर। अब देखो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या ज़्यादा है, अरे इसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है सर, ज़्यादा है, क्योंकि नाम क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग। तो अगर इसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर इसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हाँ, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। हाँ सर, मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब ओरिजिनल जो वॉल्यूम है, मान लो अगर 2 लीटर है तो उससे भी कम है, क्योंकि अब ये 2 लीटर 1.5 लीटर बन गया। क्यों, अरे सोचो ना, मान लो ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब पहले वॉल्यूम होता क्या है, मान लो ये है, इस तरीके से पार्टिकल्स है, ठीक है, और एक एग्जांपल ये है, इस तरीके से पार्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना। तो इसमें क्या दिख रहा, वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें क्या दिख रहा, वॉल्यूम कम है। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस में होता क्या है, सॉलिड में या वैसा चीज़ जो एकदम सामने सामने रहता है उनका वॉल्यूम कम होता है, सॉलिड्स का वॉल्यूम मिनिमम होता है। गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। अब हमको जानना है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का ये तुमको पता चला कि ए और बी के बीच में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है कि उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में ज़्यादा है तो उन लोगों का वॉल्यूम लेस देन 0 होगा, नेगेटिव डिविएशन होगा। क्यों नेगेटिव डिविएशन होगा, पहले ये लोग दूर दूर था, अब ज़्यादा करीब आ गया है, तो ज़्यादा करीब आ गया तो वॉल्यूम कम हो गया, मतलब वॉल्यूम नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है वो नेगेटिव डिविएशन शो करता है, और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है वो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। अब आती है फतेह की बात कि सर याद कैसे करेंगे, अभी तो हम समझ गए लेकिन एग्जाम में हो सकता है 6 महीने बाद देना है, हम भूल जाए, तो देखो कैसे याद रखोगे। मैक्सिमम के लिए उल्टा, मैक्सिमम के लिए नेगेटिव लोगे, मैक्सिमम के लिए नेगेटिव, तो जहाँ भी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आ जाएगा आपको पता कर लेना है कि वो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा रोल्स लॉ से। तो सर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखना दैट एजियोट्रोप सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ इज नॉन एज मैक्सिमम एजियोट्रोप सॉल्यूशन या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसका जस्ट उल्टा, ये पता हो गया। तो इसमें नेगेटिव रोल्स लॉ नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, तो क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम देन ईच कंपोनेंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे सर, एग्जाम्पल लिख देंगे, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, कभी भूलना नहीं है। इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पर आपका होगा। आई होप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये जो पार्ट 5 है इसमें तुमका सब कुछ इम्पोर्टेंट बा, सब कुछ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तुम्हारा एजियोट्रोप भी इम्पॉर्टेंट है, एजियोट्रोप का डेफिनेशन। एजियोट्रोप को हम लोग, जो भी एजियोट्रोप मिक्सचर होते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्यों नहीं अलग कर पाते हैं। एजियोट्रोप 2 प्रकार का होता है, मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों का एग्जाम्पल, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड्स के लिए, है ना। अब आते हैं जी सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो चलो देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का दिल और आत्मा है। जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है
उसमें आर्टिकल जो 32 दिया हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इट इज़ नॉन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक उसी प्रकार से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट 4 कोलिगेटिव, पहले तो आपको डेफिनेशन ही पूछ देता है, क्या पूछेगा, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और राइट एनी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिर डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कोई भी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बोल देगा कि किसी का फॉर्मूला डिराइव करो। चलो पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर ये बड़ा गंदा सा डेफिनेशन है, कुछ बढ़िया सा डेफिनेशन बताइए जो हमेशा आगे जा करके याद रहे। तो चलो सुनो, दैट प्रॉपर्टीज, वैसा प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट। सर फिर से वही चीज बता रहे हैं, इजी वाला बताइए। चलो, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, उसके बाद ये सब पूरा काट दो, उसके बाद जोड़ दो, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। सर ये तो बड़ा इजी सा है। हाँ, दोज प्रॉपर्टीज, वैसा प्रॉपर्टी जो कि नंबर पे डिपेंड करता है, उसका कितना नंबर है उसके नेचर पर डिपेंड कर नहीं करेगा। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द, विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, उसके बाद क्या जोड़ोगे, नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो आपको दोनों डेफिनेशन में आसान लगता है वो लिख लो, या तो जो मैंने बताया वो लिख लो, या तो ये जो लंबा सा एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखा है वो लिख लो, है ना। दोनों बहुत अच्छा है। तो मेरे को तो लंबा याद रखने के लिए वही वाला ठीक है जो मैंने लिखवाया है। दैट सॉल्यूशन, सॉरी, वो प्रॉपर्टीज, दैट प्रॉपर्टीज, वैसा गुण जो कि सिर्फ नंबर पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। सर ये नंबर नेचर क्या होता है, चलो समझते हैं, मतलब बता रहे। देखो, वैसा प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसका नेचर कैसा है, कि वो आयनिक है, कि वो कोवलेंट है, कि वो मेटालिक है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस नंबर। मतलब मान लो कि अगर हम वाटर का 20 मॉलिक्यूल ले लिए, या अगर हम अल्कोहल का 20 मॉलिक्यूल ले लिया, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, पार्टिकल्स बोल रहे हैं, 20 नंबर ऑफ पार्टिकल, और अगर इथेन एसीटोन का 20 ले लिए, ठीक है, तो तीनों का नंबर क्या है, सेम है, तो तीनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, भले नेचर अलग अलग है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वैसा गुण जिसका, जो किस पर निर्भर करता है, सिर्फ उसके नंबर पर, उसके नेचर पर निर्भर नहीं करता है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। कौन कौन से सर? सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको RLVP बोलते हैं, R मतलब रिलेटिव, L मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। और यहाँ चौथा नहीं लिखा हुआ, लिख लो तुम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने होते हैं सर? 4। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चारों को में नहीं, 2 डिस्कस करेंगे। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इस चैप्टर में अब कुछ बचा है नहीं ज़्यादा, यही 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे और वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ लेंगे तो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आई होप लग रहा है, और 2 से 3 लेक्चर जाएगा, बड़ा सुंदर सा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब चैप्टर लेक्चर नंबर 5 से सारा इंपॉर्टेंट चीज़ इसका चैप्टर का शुरू हो जाता है, ठीक है। उधर तो 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, यहाँ से सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 5 से। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।